नमस्कार दोस्तों, और काल्डी ग्लोबल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चीन की डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी के बारे में। यह एक ऐसा शब्द है जो आपने शायद पहले भी सुना होगा, लेकिन जितना आप सोचते हैं यह उससे कहीं ज्यादा भयावह है। यह एक रणनीति है जिससे चीन छोटे और विकासशील देशों को अपने जाल में फंसाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह जाल कैसे काम करता है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कौन फंस रहा है। चलिए इस पर थोड़ा गौर करते हैं। बढ़ाने के लिए कर्ज का हथियार बना रहा है, और दुखद सच्चाई यह है कि कई देश इसके जाल में फंस रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन यह सब कैसे कर रहा है। खैर, उनके शस्त्रागार में एक बहुत ही चालाक उपकरण है जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI कहा जाता है। सतह पर यह एक महत्वाकांक्षी वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजना की तरह लगता है, जो चीन को सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों के एक नेटवर्क के माध्यम से एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों से जोड़ता है। चीन इसे वैश्विक सहयोग और विकास के लिए एक जीत के रूप में चित्रित करता है, लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक भयावह है। BRI अनिवार्य रूप से चीन का कर्ज जाल कूटनीति का ट्रोजन हॉर्स है। ये चीन को उन देशों को भारी ऋण में फंसाने की अनुमति देता है जो अक्सर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बेताब होते हैं। लेकिन यहाँ पकड़ है, ये ऋण आमतौर पर अपारदर्शी शर्तों के साथ आते हैं, और परियोजनाओं को अक्सर चीनी कंपनियों द्वारा अत्यधिक कीमतों पर किया जाता है। यह स्थानीय श्रम या सामग्रियों का उपयोग करने के बजाय है, चीन यह सुनिश्चित करता है कि पैसा सीधे उसके पास वापस चला जाए। और अगर कोई देश अपने ऋण का भुगतान करने के लिए संघर्ष करता है, खैर, चीन कर्ज को इक्विटी स्वैप के लिए मजबूर करने के लिए तैयार है, जिससे उन्हें उन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर नियंत्रण मिल सके जिन्हें उन्होंने वित्त पोषित करने में मदद की थी। उदाहरण के लिए श्रीलंका को ही लें। उन्होंने हम्बनटोटा बंदरगाह परियोजना के लिए चीन से भारी कर्ज लिया, एक परियोजना जो जल्दी ही अस्थिर हो गई। जब श्रीलंका अपने ऋण का भुगतान करने में विफल रहा, तो चीन ने बंदरगाह और उसके आसपास की भूमि का नियंत्रण 99 साल के पट्टे पर ले लिया, जिससे चीन को हिंद महासागर में एक रणनीतिक पायदान मिला। तो BRI वैश्विक सहयोग के बारे में कम है और चीन के वैश्विक प्रभुत्व के लिए मार्ग प्रशस्त करने के बारे में अधिक है। यह कर्ज जाल कूटनीति है जो अपने सबसे खराब रूप से काम कर रही है, और इसकी मानवीय और आर्थिक लागत विनाशकारी हो सकती है। तो चीन इन सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और ऋण जाल कूटनीति से क्या हासिल करने की उम्मीद करता है। खैर, यह सिर्फ परोपकार के बारे में नहीं है। मुझे यकीन है कि आप कल्पना कर सकते हैं। चीन का एक मास्टर प्लान है, और कर्ज सिर्फ एक उपकरण है। उनका अंतिम लक्ष्य वैश्विक शक्ति और प्रभाव हासिल करना है, और वे इसे एक समय में एक रणनीतिक बंदरगाह, एक सड़क, एक हवाई अड्डे पर कर रहे हैं। जब चीन किसी देश को अपने ऋण जाल में फंसाता है, तो वह अनिवार्य रूप से उस देश की राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता को अपने हाथ में ले लेता है। वे अपने ऋण का लाभ उठाकर
उन देशों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने लिए वोट करने के लिए मजबूर करने के लिए करते हैं, अपनी विदेश नीति को कमजोर करते हैं और अपने हितों को आगे बढ़ाते हैं। ये एक धीमा और सूक्ष्म अधिग्रहण है, लेकिन यह कम खतरनाक नहीं है। और अगर कूटनीतिक दबाव काम नहीं करता है तो चीन हमेशा अधिक जोरदार दृष्टिकोण अपनाने को तैयार रहता है। उन्होंने विवादित क्षेत्रों में अपनी सैन्य उपस्थिति का निर्माण किया है, विवादित जलमार्गों में अपने नौसैनिक बेड़े को तैनात किया है और यहां तक कि उन देशों को धमकी भी दी है जो उनकी मांगों का पालन करने से इनकार करते हैं। कर्ज जाल कूटनीति केवल आर्थिक प्रभुत्व के बारे में नहीं है, यह चीन की अपनी सैन्य और भू राजनीतिक शक्ति का विस्तार करने की व्यापक रणनीति का एक उपकरण है। अब आइए उन तरीकों पर गौर करें जिनसे चीन इन देशों में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार और प्रभाव का इस्तेमाल करता है। वे जानते हैं कि स्थानीय अभिजात वर्ग को अपने पक्ष में करना कितना महत्वपूर्ण है और वे इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। रिश्वतखोरी से लेकर गुप्त सौदों तक चीन उन नेताओं की जेबें भरता है जो उनके साथ काम करने को तैयार हैं, अक्सर अपने ही लोगों की कीमत पर। और यह सिर्फ राजनेता नहीं है जिन्हें वे निशाना बना रहे हैं। चीन व्यवसाय जगत के नेताओं, मीडिया हस्तियों और यहां तक कि शिक्षाविदों को भी प्रभावित करने के लिए आक्रामक रूप से काम करता है। उनके प्रभाव का उपयोग अपने एजेंडे को बढ़ावा देने और असंतोष को दबाने के लिए करता है। वे आपके विचारों को नियंत्रित किए बिना आपके विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, है ना? यह एक क्लासिक सत्तावादी प्लेबुक है और यह भयावह रूप से प्रभावी है। परिणाम स्वरूप इन देशों के नागरिकों को अक्सर खुद को एक ऐसी प्रणाली में फंसा हुआ पाया जाता है जो उनके खिलाफ धांधली की जाती है। उनकी सरकारें चीन के प्रति जवाबदेह हैं, उनके देश के संसाधन बेचे जा रहे हैं और उनकी आवाजें चुप करा दी जाती हैं। यह एक कड़वी विडंबना है कि जो देश विकास और समृद्धि का वादा करते हैं वे अक्सर खुद को और अधिक ऋणी, अधिक निर्भर और अपनी स्वतंत्रता से वंचित पाते हैं। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। चीन की कर्ज जाल कूटनीति का केवल भू राजनीति और भ्रष्टाचार से कहीं अधिक है। ये इन देशों की आर्थिक जीवन रेखा को धीरे धीरे कम करने के बारे में भी है, जिससे वे चीन की उदारता पर अधिक से अधिक निर्भर हो जाते हैं। वे इसे कैसे करते हैं? खैर, यह एक शब्द से शुरू होता है, डंपिंग। चीन के पास सस्ते माल का उत्पादन करने की अद्भुत क्षमता है और वे उन बाजारों में बाढ़ लाने से नहीं कतराते जो वे अपने कर्ज जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सस्ते आयात हमेशा एक बुरी बात नहीं होते हैं, लेकिन जब वे शिकारी इरादे से आते हैं तो वे विनाशकारी हो सकते हैं। स्थानीय व्यवसाय प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, उद्योग ध्वस्त हो जाते हैं और जल्द ही ये देश खुद को चीन से बुनियादी वस्तुओं के लिए भी निर्भर पाते हैं। ये एक दुष्चक्र है। जैसे जैसे स्थानीय उद्योग संघर्ष करते हैं, बेरोजगारी बढ़ती है, अर्थव्यवस्थाएं कमजोर होती जाती हैं और ये देश खुद को चीन की मदद पर और भी अधिक निर्भर पाते हैं। ये एक जानबूझकर रणनीति है जो चीन को इन देशों के आर्थिक भाग्य पर गला घोंटने की अनुमति देती है, जिससे वे उनकी मांगों के आगे झुकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब आइए चीन की कर्ज जाल कूटनीति के वैश्विक प्रभाव पर एक नजर डालते हैं, खासकर संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में। जैसा कि चीन का वैश्विक प्रभाव बढ़ता है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अपने हितों के अनुकूल बनाने का उसका प्रयास भी बढ़ता है और वे अनुमान लगाते हैं कि उनका गुप्त हथियार क्या है। आपने अनुमान लगाया, रण। चीन ने रणनीतिक रूप से उन देशों को ऋण दिया है जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, खासकर विकासशील देशों में। और जब वोट देने का समय आता है तो चीन संयुक्त राष्ट्र में अपने पक्ष में समर्थन हासिल करने के लिए अपने वित्तीय उत्तोलन का उपयोग करने से नहीं कतराता है। यह मानवाधिकारों के प्रस्तावों से लेकर जलवायु परिवर्तन तक के मुद्दों पर देखा गया है, जहां चीन का प्रभाव उन प्रस्तावों और प्रस्तावों को पतला करने या उनका पूरी तरह से विरोध करने में मदद करता है जो उसके हितों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता के लिए एक गंभीर खतरा है। जब देश अपने विवेक या अपने राष्ट्रीय हितों के बजाय चीन के दबाव में आकर मतदान करने के लिए मजबूर हो जाते हैं,
तो यह पूरी बहुपक्षीय प्रणाली को कमजोर करता है। यह चीन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को धीरे धीरे कमजोर करने और अपनी एक ऐसी छवि पेश करने का एक सूक्ष्म लेकिन कपटी तरीका है जो उसके सत्तावादी मूल्यों और हितों को दर्शाता है। तो यह थी चीन की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की कहानी। यह एक जटिल और परेशान करने वाला मुद्दा है जिसके दूरगामी परिणाम हैं। यह सिर्फ उन देशों के बारे में नहीं है जो कर्ज में डूबे हुए हैं। यह वैश्विक व्यवस्था के भविष्य के बारे में है और एक ऐसी दुनिया के बारे में है जहां चीन जैसे सत्तावादी शासन अपनी इच्छा दूसरों पर थोपते हैं। लेकिन उम्मीद की किरण है। अधिक से अधिक देश चीन की रणनीतियों के प्रति जाग रहे हैं और वे इसके प्रभाव का मुकाबला करने के लिए कदम उठा रहे हैं। पारदर्शिता, जवाबदेही और टिकाऊ रण प्रथाओं को बढ़ावा देना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन देशों का समर्थन करने के लिए एकजुट होना चाहिए जो दबाव में हैं और चीन को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराते हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं कि कौन कौन से देश इस जाल में फंसे हैं तो हमें बताएं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और इस महत्वपूर्ण मुद्दे को फैलाने में हमारी मदद करें।